चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का क्लास है और आज हम लोग सिख साम्राज्य को पूरा समाप्त करेंगे। बहुत ही बढ़िया से आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे पंजाब में पहला जो आप देखे कि जैसे ही पिछला क्लास याद होगा, बंदा बहादुर मरा, तो बंदा बहादुर के मरने के साथ ही ये छोटे छोटे 12 सिख साम्राज्य, जिसको मिल्स के नाम से जाना गया, वो स्थापित हो गए। और उसी में सुकरचकिया मिल्स जो देख रहे हैं, उसी के संस्थापक चरत सिंह, और चरत सिंह के पोता है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के बारे में आपको समझाए कि रंजीत सिंह देखते देखते पूरे कश्मीर और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र तक ये विशाल साम्राज्य की स्थापना की। रंजीत सिंह ने अपने सेना को यूरोपीय तर्ज पर पूरा कंस्ट्रक्ट किया। आपको बताए थे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्म और जाति के लोग इनके खालसा सेना में थे। और इसलिए रंजीत सिंह से अंग्रेजों ने एक मैत्रीपूर्ण संधि किया था। और इस मैत्रीपूर्ण संधि में आपको समझाए थे कि इस संधि का नाम अमृतसर की संधि थी। इस समय अंग्रेजों के जो गवर्नर थे, नाम चार्ल्स मेटकाफ। आपको बताया थे कि चार्ल्स मेटकाफ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो चार्ल्स मेटकाफ भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता हैं। मुक्तिदाता सेंस है कि जो प्रेस है उसको बहुत ज्यादा जो लगाम है, कोई व्यक्ति किसी चीज को छापने के लिए स्वतंत्र है, ये मेटकाफ का ही देन। और इसके बाद हम लोग देखे कि अमृतसर की संधि रंजीत सिंह के साथ चार्ल्स मेटकाफ ने की, और इस संधि के द्वारा दोनों में दोस्तियाना संबंध हुआ। अंग्रेज कहे कि कोई बात नहीं, सतलज के इधर हम और सतलज के उधर आपको भी हम महाराजा स्वीकार करते हैं, और कहीं कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं की। और इसलिए रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में कोई बहुत लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है। इसमें हम लोग सुने थे अफगानी शासक शाह शुजा दुर्रानी, इसी से रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा मिला था। कोहिनूर हीरा की पूरी कहानी भी पिछले क्लास में आपको सुना चुके थे। उसके बाद आपको बताए कि 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु होगी। यहीं से आज का क्लास शुरू होगा और पूरा आप ध्यान देंगे। देखो, रंजीत सिंह के मरने के साथ ही जो सिख साम्राज्य सतलज नदी से इधर जो आप देख रहे हो, ये सिख साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। इसका कारण था रंजीत सिंह अपने सबसे बड़े बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किए थे, और वह बेटा का नाम था खड़क सिंह। खड़क सिंह रंजीत सिंह के सबसे बड़े बेटे थे, और इसीलिए खड़क सिंह को रंजीत सिंह ने कहा कि हमारा उत्तराधिकारी यही होगा। लेकिन खड़क सिंह एक अयोग्य शासक है। आपसे पूछा जाएगा कि रंजीत सिंह के बाद शासक कौन बने, तो खड़क सिंह। और खड़क सिंह अयोग्य शासक है, इसमें बहुत योग्यता नहीं। और इसी कारण से 1840 में ही अंदर में कई राजनीति कूटनीति होने लगा। उसी का शिकार खड़क सिंह बना, और खड़क सिंह को किसी ने भोजन में जहर दे दिया, और जहर से खड़क सिंह की मृत्यु हुई। अब जो एक शासक मिला था, एक ही साल में खड़क सिंह भी मर गए। अब दूसरे बेटे हैं, इसका नाम था नौनिहाल सिंह। कई इतिहासकार कहते हैं कि जहर देने वाला दूसरा कोई नहीं, इसी का भाई है नौनिहाल सिंह, जिसने देखा कि खड़क सिंह के रहते हमारा पूछ नहीं हो, और इसीलिए नौनिहाल सिंह ने ही इसको जहर देके मरवा दिया, और इसीलिए तीसरे शासक के रूप में बने नौनिहाल सिंह। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, नौनिहाल सिंह एक बार लाहौर एक दुर्ग के पास से गुजर रहे थे, और इन पर दुर्ग ही गिर गया। अब दूसरे को ये जहर दे के मारे तो इन पर दीवार ही गिर गया, और उस दीवार से दबकर नौनिहाल सिंह भी पार लग गए। अब अगले नंबर एक बेटा इनके थे, जिनका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह अभी बढ़िया कुछ कर पा रहे थे कि उस समय
अब शेर सिंह के जो समय है, इस समय शेर सिंह की भी हत्या इसी का भाई है अजीत सिंह, उसने कर दी। यानी इनके 4 बेटे रंजीत सिंह का ये सब देखते देखते सभी गिरते चले गए। महज 40 से 43 आते आते मात्र 3 साल के अंदर 4 बेटे मर चुके हैं। अब इसमें अजीत सिंह ये शासक बने हैं, लेकिन अब कहानी में यहीं पे टर्निंग है। महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी का नाम था महारानी जिंद कौर। नाम है महारानी जिंद कौर। ये देखो, रंजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी है। सबसे लास्ट में विवाह महारानी जिंद कौर से हुआ था। हमने बताया था, गुरु गोविंद सिंह ने ही कहा था कि सभी महिलाओं को कौर लगाना है। कौर मीन्स शेरनी, और सभी पुरुषों को सिंह लगाना है। तो महारानी जिंद कौर इस सबसे छोटी महारानी, इनका एक बहुत छोटा बेटा है, 5 साल का बेटा है। लेकिन इनका जो भाई है ध्यान सिंह, ये भाई बड़ा फॉर्म में है, योग्य है, और भाई ही मेन आपको यहां पे मेन रोल निभाता है। यहां जहर वाली बात सब विवादित ही। अब जहर दे दिया कि कैसे मरा, खड़क सिंह जेल में मरे, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जहर दे दिया, नौनिहाल सिंह ने ही जहर दिया। तो आपको कहीं भी मिलेगा कि हाँ इनकी मृत्यु हो गई और संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई, और कुछ व्यक्ति इसमें संदिग्ध में जहर देने की बात करते। अब इसमें हम लोग देखें, महारानी जो जिंद कौर की बात देख रहे हो, इसके भाई ध्यान सिंह एक सोच रहा है कि बहन को ही, हमारा सबसे छोटी ये बहन है, इसी का बेटा को राजा बना दे। और बेटा का उम्र सुन के हंसी लगेगा, इस लड़के का नाम है दिलीप सिंह। ये रंजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं, मात्र 5 साल की। मात्र 5 साल के रंजीत सिंह की मृत्यु और एक बेटे का उसी वर्ष में जन्म है, तो इसीलिए ये महज 5 साल के बेटा है। मतलब रंजीत सिंह मरे हैं, समझिए सेकंड रंजीत सिंह जन्म लिए हैं। और भाई ने क्या किया, अजीत सिंह की हत्या कर दी और अपने बहन को कहा जिंद कौर को कि तुम मोर्चा संभालो। और इसी कारण से अब महाराजा बने पंजाब के दिलीप सिंह। यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। क्यों टर्निंग पॉइंट आता है? क्योंकि आप समझ गए होंगे कि जो राजा है वो बेचारा है, महज 5 साल का है, और इसकी जो संरक्षिका है, ये संरक्षिका इसकी माता है, और माता का नाम है जिंद कौर। तो सभी लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि कभी भी पंजाब के सबसे प्रमुख महिला का नाम चर्चा में आएगा तो महिला जिंद कौर है, महाराणा रंजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी। और इन्हीं का बेटा है दिलीप सिंह, इकलौता बेटा, एकमात्र बेटा है जो 5 साल का। और इसी के संरक्षिका जब वो बने तो इनके भाई ध्यान सिंह का एक गुटबाजी में बाकी लोगों ने हत्या कर दी। सिखों में भी कई गुट चल रहा था, इनका अलग गुट अजीत सिंह का था। अजीत सिंह का हत्या इनका भाई कर दिया, तो अजीत सिंह के गुट वाले इनके भाई को ही पार लगा दी। अब एक ही व्यक्ति एक था जो कुछ संभाल सकता था, उसी को मंत्री या सेनापति बनाया गया। उस व्यक्ति का नाम था लाल सिंह। और इसीलिए यह नाम आपको बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए कि दिलीप सिंह की संरक्षिका है उनकी माता जिंद कौर, और मेन सेनापति या मंत्री है लाल सिंह। लाल सिंह अंतिम एक मजबूत व्यक्ति है जो दिलीप सिंह का समर्थक। और अंग्रेज बगल में ही रंजीत सिंह से तो बहुत मीठा मीठा संधि कर लिया था, और ये इंतजार कर रहा था कि कब यह राजा यहाँ का कमजोर पड़े कि हम कुछ जोर लगाए
क्योंकि इस समय तक जब तक दिलीप सिंह हेड बन रहे हैं, ये बात 1843 का है, तब तक अंग्रेज पूरे मराठा वगैरह को हराते हुए इतने बड़े क्षेत्रों तक अधिकार कर चुका है। तो अब अंग्रेजों को लग रहा है कि इतना हो ही गया तो इधर भी मेरा क्षेत्र बढ़ ही जाए तो बढ़िया। और सिर्फ वह एक इंतजार में था कि कैसे वहां कमजोर शासक बने, और इससे कमजोर क्या होगा जहां 5 साल का लड़का राजा है। और इस समय अंग्रेजों के गवर्नर बन के आए हैं, ब्रिटिश गवर्नर हैं जिनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग की ध्यान पूरे इस साम्राज्य पर जाता है कि क्यों नहीं इन सिखों से हम युद्ध कर करके और इनके क्षेत्र को हम ठीक ठाक अपने में मिलाएं। और इसी महत्वाकांक्षा से जो रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी, अमृतसर की संधि, उसके सारे समझौता टूट जाते हैं। और यहीं पर शुरू होता है प्रथम आंग्ल मीन्स आपको बताए अंग्रेज सिख युद्ध। और यहीं से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत होती है। और यहीं से हम लोगों को अब पूरा ध्यान देना है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। आपको अब ध्यान देना है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ। तो दिलीप सिंह महज 2 साल ही राजा बने, अभी 7 साल का बेचारा हुआ है, 1845 से 46 के बीच। दिमाग में एकदम डेट धीरे धीरे बैठते जाएगा कि 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। अब इस समय आपसे पूछा जाएगा कई बार। पहला नंबर पूछा जाएगा कि बताओ अंग्रेज के गवर्नर कौन थे। अंग्रेज के गवर्नर कौन थे, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग है। ब्रिटिश गवर्नर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड हार्डिंग। इस समय पंजाब के राजा कौन है, तो इस समय पंजाब के राजा अभी आप देखें दिलीप सिंह हैं। इनको महाराजा दिलीप सिंह कहते हैं। हेड है तो महाराजा होंगे, चूंकि स्वतंत्र हैं, राजा महाराजा दिलीप सिंह है। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ, इसमें नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे, ये भी एक बढ़िया प्रश्न होता है कि इसमें नेतृत्व कौन कौन किए। अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व कौन किया और सिखों की ओर से नेतृत्व कौन किया। सेना का नेतृत्व कह रहे हैं। तो ये तो सभी बच्चे को बिल्कुल क्लियर होगा कि सेना का नेतृत्व सिखों की ओर से दिलीप सिंह तो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो 7 साल का लड़का है। इसीलिए अब सभी बच्चे समझ गए होंगे कि नेतृत्व किसने किया। जल्दी से आंसर सभी बोल। देखो बहुत ही सुंदर, राहुल सिंह सबसे पहले लिखे हैं, मैं तो सबसे पहले लिखे हैं, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे समझ गए होंगे कि इनका मेन सेनापति कौन है, लाल सिंह। और इसीलिए एकदम ध्यान रखना कि पहला आंग्ल सिख युद्ध हो या दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हो, 2 आंग्ल सिख युद्ध हुआ है। और दोनों आंग्ल सिख युद्ध का मॉनिटरिंग कौन किए, सिखों की ओर से लाल सिंह की। यानी आपको ध्यान रखना है सिखों की ओर से पहला हो दूसरा हो, दोनों ही आंग्ल सिख युद्ध का मॉनिटरिंग किसने किया, लाल सिंह की। अच्छा सभी लोग जल्दी जल्दी बताओ, आंग्ल मैसूर युद्ध कुल कितने हुए, जल्दी से आंसर दो। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए, 2, 3, 4, जल्दी से आंसर दीजिए। 4, वेरी गुड। जल्दी बताओ आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए, जल्दी से आंसर दीजिए। आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए, तो 3। और फिर अब पढ़ने जा रहे हो आंग्ल सिख युद्ध कितने हुए, तो 2। ये लाइफ टाइम दिमाग में एकदम सेट रखना, लाइफ टाइम सेट रखना कि सर एकदम परमानेंट हमको याद हो गया। सबसे पहले अंग्रेज लड़े मैसूर में, तो 4 लड़ाई हुई, फिर मराठा से
तो 3 लड़ाई हुई, और फिर सिखों से 2 लड़ाई हुई। और बढ़िया से जिसको लगता है कि सर ये सब हम कभी कभी भूलते हैं, जिसको लगता है कि कभी कभी भूलते हैं, वो बच्चा ध्यान रखना कि सर सिख में 2 अक्षर है, इसलिए लड़ाई भी 2 ही हुआ। मराठा में 3 अक्षर है, लड़ाई भी 3 ही हुआ। मैसूर में ऊपर का वाला भी सर गिन लेना है तो लड़ाई बराबर 4। और ई परमानेंट तुमको याद रहेगा, कभी बोलेंगे मराठा तो कहना मराठा, 3 लड़ाई हुआ। सिख सिख 2 लड़ाई हुआ। मैसूर तो मैसूर 4 लड़ाई हुआ। ये परमानेंट तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। उम्मीद है धीरे धीरे सुनते सुनते एकदम दिमाग में डाइजेस्ट हो जाएगा कि अब एकदम हमको याद हो। अब हम लोग यहां पर ध्यान से सुनेंगे। सिखों का नेतृत्व लाल सिंह किया। अच्छा, कोई बच्चे जानते हो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? जल्दी से कोई बच्चे बता दो। नहीं, देखो लॉर्ड हार्डिंग तो है ही, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, लॉर्ड हार्डिंग भी खुद को एक सेनापति के पीछे रखा था कि नहीं तुम आगे रहोगे, तुम मेन सेना का हेड रहोगे। हार्डिंग भी इस लड़ाई में गया, लेकिन इस लड़ाई में अंग्रेजों की ओर से जो मेन हेड है उसका नाम है गॉफ, इसलिए गॉफ का खौफ एकदम दिमाग में सेट रखना। गॉफ बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। ह्यूग गॉफ शायद पूरा नाम था, ह्यूग गॉफ शायद, दिमाग में पूरा नहीं है, लॉर्ड नहीं है इसमें, ह्यूग है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों की ओर से सेना का हेड कौन है? गॉफ। अब लॉर्ड गॉफ नहीं है ये हम कंफर्म है, लेकिन शायद मेरे दिमाग में हिंट्स कर रहा है ह्यूग गॉफ, तो ऐसे ह्यूग छोड़ देते हैं क्योंकि हम कंफर्म नहीं, तो इसको लिख करके हो सकता है गड़बड़ रहे। गॉफ दिमाग में आप सेट रखो। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि बताओ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व किसने किया, तो अंग्रेजों की ओर के नेतृत्व गॉफ ने किया। गवर्नर कौन था? तो हार्डिंग। सिखों के नेतृत्व किसने किया? तो लाल सिंह। पंजाब के राजा कौन है? दिलीप सिंह 7 साल का एक छोटा बच्चा। इसमें कई लड़ाई हुई, बाकी कई युद्ध अनिर्णायक रहे जिसमें कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, कारण सिखों के पास भी बहुत मजबूत तोपखाना था, बहुत मजबूत तोपखाना। और ये मेन लड़ाई इनके यही होते हैं 1845 में। ये जो मेन युद्ध है, इस लड़ाई में ही मेन फैसला होता है, और इस लड़ाई का नाम है सबराई का युद्ध। और यह लड़ाई है 1845 के सबराई का युद्ध। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लड़ाई का नाम हो गया 1845 के सबराई की लड़ाई। और इस सबराई के युद्ध में बुरी तरह से सिखों की हार हो गई। सिख हार गए सिर्फ एक कारण से, सिख लड़ाई में देर किए। वहीं दूसरी ओर से ये गॉफ जो है, ये हमला को एकदम उतावला था, लेकिन हार्डिंग ने कहा कि रुक जाओ, रेलगाड़ी से हमारी तोपों की एक पूरे बैरक आ रही है, और वो तोप आने के बाद हमें लड़ाई करने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हमारी ओर भी मजबूत तोप खाना हो, और सिख इंतजार कर रहे हैं कि वो हमला करेगा तब। और इसी इंतजार में अंग्रेजों के पास मजबूत तोप जब हो गए, तब लड़ाई शुरू होती। और इस लड़ाई में सिख हार गए और लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लाहौर पर अंग्रेज का अधिकार हो गया। लड़ाई ऐसे 1845 के दिसंबर माह में लड़ा जा रहा था, इसीलिए 45-46 यहां लिखा हुआ है। लड़ते लड़ते लाहौर पर अधिकार करते करते 1846 हो चुका है। और इसी कारण से 1846 में एक संधि होती है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, जिस संधि का नाम है लाहौर की संधि। यह मार्च 1846 में संधि होती है,
और आपको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में आपको ध्यान रखना है मार्च 1846 का लाहौर की संधि। तो लाहौर की संधि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिस पर आप ध्यान दोगे। मार्च 1846 में लाहौर की संधि एक होता है अलग से। अब इस संधि में कहां है सबराई, जो भी क्षेत्र है पंजाब क्षेत्र में ही मेन हो रहा है, जहां पे सतलज पार ये मेन लड़ाई चल रही थी। लाल सिंह हार गया है लेकिन मरा नहीं है, क्योंकि यही लाल सिंह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में भी वही नेतृत्व करे। तो अब इसमें हार गया है, संधि के माध्यम से स्वीकार कर लिया। अब देखो लाहौर की संधि में अंग्रेज पहला नंबर कई शर्त ला दी। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि देखो जो सतलज और ब्यास के नदी के पास बीच में जो दुर्ग है वो अंग्रेजों के पास होगा। सतलज ब्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो अंग्रेज ले लेगा, तो वो तो ऐसा ही निकल गया। दूसरा इसने शर्त रखा कि जो सिख की सेना है बहुत ज्यादा है और वो अंग्रेजों के लिए खतरा होगा, इसलिए सिख सेना को भंग करने की संधि की जाती। वो हारा हुआ है, जो संधि करेगा हर चीज में तैयार। केवल तुम 12,000 घुड़सवार रख सकते हो और 20,000 पैदल सेना, बस केवल 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सेना, इतना से ज्यादा सिखों के पास सेना नहीं रखना। तो ये देखो फिर एक संधि हो गई। इतना ही नहीं, जिस समय सिखों की हार हुई, दिलीप सिंह तो बेचारा बच्चा है, जबरन अंग्रेज कहे कि तुम मेरा 1.5 करोड़ का नुकसान किए हो, इसीलिए युद्ध हर्जाना के रूप में, जुर्माना के रूप में तुम मुझे 1.5 करोड़ रुपया दो। युद्ध हर्जाना 1.5 करोड़ दो। और इस समय सिखों के पास 50 लाख ही था। तो वो क्या किए, 1.5 करोड़ युद्ध हर्जाना में 50 लाख नगद दे दी। 50 लाख नगद दे दिया। अंग्रेज कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, और पैसा देना होगा, 1.5 करोड़ देना होगा तुम्हें। तो सिखों ने कहा कि अब सर पैसा है ही नहीं, तो हमारा 2 क्षेत्र है, आप लेके बेच दीजिए, कोई बात नहीं है। एक क्षेत्र कश्मीर मेरे पास है, हम आपको दे देते हैं 1 करोड़ के बदले में। हजारा एक मेन पंजाब का पास बेल्ट है, ये दोनों क्षेत्र हम आपको दे देते हैं बाकी के 1 करोड़ के बदले में। और यहीं से देखो कश्मीर का इतिहास शुरू होता है, क्योंकि अब यही अंग्रेज जब कश्मीर को यहां पर उसको मिल जाता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में हरजाना में, तो अंग्रेज कहता है कि हम कश्मीर में भी एक राजा बना देते हैं जो मेरे ही अपना बात रखेगा, स्वतंत्र रहेगा, और उसका हम नीलामी करते हैं। 50 लाख मिल गया, 1 करोड़ जो देगा उसको कश्मीर हो जाएगा, बोली लगा। और इसी कारण से कई जगहों पर आपको लिखा रहेगा 75 लाख, कई जगहों पर 1 करोड़ भी लिखा रहेगा, लेकिन ज्यादातर जगह रहेगा 1 करोड़। 1 करोड़ में एक महाराजा बनाए गए गुलाब सिंह। यहीं से फिर आगे का वंशज हरि सिंह वगैरह जो नाम देखोगे यहीं का वंशज हो। गुलाब सिंह 1 करोड़ में कश्मीर खरीदता है। अब सोचो आज अभी 1 करोड़ में मकान का, एक अपार्टमेंट का 1 तल्ला हो, और उस जमाने में 1 करोड़ में पूरा कश्मीर ही खरीद लिया था गुलाब सिंह अंग्रेजों से। और अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को कश्मीर का महाराजा घोषित किया कि कश्मीर के महाराजा आप ही रहोगे। और इस प्रकार अंग्रेज अपना युद्ध हर्जाना की पूरी पूर्ति कर ली। इतना ही नहीं, अब अंग्रेज चूंकि लाहौर पर अधिकार किए थे, तो अंग्रेजों ने आगे फिर एक भैराबल की संधि होगी। अंग्रेजों ने कहा कि लाहौर में भी अंग्रेज सेना रहेगी। अब बाकी सिख लोग विरोध किए कि तुमको हरजाना दे दिए, तुम मेरा सब चीज कर दिया, तो अब लाहौर में क्यों रहेगा?
गुलाब सिंह कश्मीर के ही हैं, छोटे क्षेत्रीय एक सामंत टाइप के हैं, जमींदार टाइप के हैं, बहुत बड़े शासक नहीं। तो इसीलिए आपके गुलाब सिंह एक कश्मीर खरीद करके अब महाराजा बने हैं। अब ये महाराजा बोलने का मतलब स्वतंत्र शासक हुए, उसके पहले स्वतंत्र शासक नहीं। अब इसमें ध्यान दीजिए, लाहौर में अंग्रेज सेना अब है। जब सिख लोग विरोध किया तो इन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम तब तक रहेंगे जब तक यहाँ के राजा दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाते हैं, क्योंकि जब तक ये 18 साल पूरा नहीं करते हैं तब तक लाहौर में तुम कुछ भी कर सकते। गुलाब सिंह राजपूत थे, वो सिख नहीं थे। अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिए तो दिलीप सिंह की बात अब हम लोग जो देखे, अब अंग्रेज लाहौर में देखिए इसके लिए है कि हमारी सेना यहां पे केवल और केवल देखभाल करेगी, दिलीप सिंह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अब दूसरी बात यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, दूसरी बात यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो रानी है, नाम अभी हमने आपको बताया था जिंद कौर। अंग्रेज जानता था कि रानी जिंद कौर ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासिका है, ये तुरंत सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। तो 11 वर्ष के बेटे से जिंद कौर को अंग्रेजों ने अलग कर दिया। जिंद कौर को कहा कि हम आपको 48,000 महीना पेंशन देंगे, ये आपको पेंशन मिलेगा और बदले में आपको लाहौर छोड़ देना होगा, यहां आपका बेटा रहेगा, आप नहीं रहेंगे, और आपके रहने के लिए हम पूरा प्रबंधन करेंगे। वह जगह होगा फतेहगढ़, फतेहगढ़ में आपको रहना होगा। और जिंद कौर को यहीं से लाहौर से हटा के फतेहगढ़ में अंग्रेज वहीं पे इनका केंद्र बिंदु कर दी और जिंद कौर यहां से चले गए। फतेहगढ़ आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान अभी के क्षेत्र में अंग्रेजों के ही बेल्ट में था और फतेहगढ़ वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में। और जान करके इसको अलग किया कि जिंद कौर से अलग करेंगे, तब दिलीप सिंह जो कहेंगे वही सुने। और इसीलिए 11 साल के लड़का, अब सोचो कि इसके देखभाल के लिए अंग्रेज की सेना और तमाम सिस्टम अंग्रेज अपना पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है। मां अब सोच रही है कि चलो जो परिस्थिति है ठीक ही है, लेकिन मां अंदर ही अंदर फिर से चार्ज कर रही है लाल सिंह को, जो मेन सेना का हेड था। और तब तक प्रारूप भी बदल गया। इस संधि में हमने आपको बताया कि नीचे वाला जो दोनों पॉइंट है, एक भेरावल की संधि दिसंबर में किया है, ये दोनों जो पॉइंट है यह भी संधि में है। ये संधि का नाम था भेरावल की संधि। आपको अभी हमने बताया कि दोनों ही संधि 46 में ही है, लेकिन एक संधि पहले होता है लाहौर की संधि, और लाहौर संधि पर ऊपर की सभी बात एक कश्मीर तक हो, और फिर अंग्रेज अपना प्रभाव और मजबूत करने के लिए भेरावल की संधि करके इन दोनों की स्थिति को एकदम लॉक कर दिया। ये भी संधि में था। अब उधर जहां लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल था, अब हार्डिंग यहां से जा चुका है। अब नए गवर्नर जनरल के रूप में बन के आते हैं लॉर्ड डलहौजी। और आप जानते ही हो लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति, ये आप सभी लोग को मालूम है। लॉर्ड डलहौजी अब सीधा सीधा एक ही चीज सोच रहा है। लॉर्ड डलहौजी एक ही चीज सोच रहा है कि बस मुझे अब एक ही काम करना है, पूरा हमको क्षेत्र पर अधिकार कर लेना है। और लॉर्ड डलहौजी के समय ही द्वितीय, सेकेंड नंबर और अंतिम आंग्ल सिख युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब ये क्वेश्चन में भी सीधा सीधा आपसे पूछा जाए कि बताओ अंग्रेजों के गवर्नर कौन थे? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, पहले तो डेट बता दीजिए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक हुआ, डेट बता दीजिए।
वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। आपको ध्यान रखना है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 एक वर्षों तक हुआ है। 1848-49 बस एक साल के लिए हुआ है। 1848-49 और पहला नंबर 1845-46, बस इतना ही डेट आपको दिमाग में एकदम सेट रखना। अब यहां पर देखिए, पूछा जाए कि बताओ ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, जल्दी जल्दी आंसर दो। ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो आपने अभी नाम सुना, लॉर्ड डलहौजी। आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ पंजाब के महाराजा कौन थे, पंजाब के महाराजा कौन थे? तो अभी आपने सुना दिलीप सिंह। अब यहां पे नेक्स्ट नंबर दिलीप सिंह अब 10 साल का लड़का हो चुका है। अब जल्दी जल्दी आपको बताना है कि इस समय सेना का नेतृत्व, सेना का नेतृत्व जल्दी से बता दीजिए, सिखों की ओर से कौन की? सिख की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया? बिल्कुल सही जवाब है लाल सिंह, बिल्कुल सही जवाब। सिखों की ओर से सेना का नेतृत्व लाल सिंह ने किया। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए, अंग्रेजों की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया? जल्दी से आंसर दीजिए। अंग्रेजों की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया? बिल्कुल सही, राहुल सिंह सबसे पहले बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर, एकदम दोनों नाम एकदम ध्यान रखना। पहला में गॉफ, गॉफ से खौफ, और दूसरा में ध्यान रखना है चार्ल्स नेपियर। और चार्ल्स नेपियर इसी ने सेना का नेतृत्व किया और कई लड़ाई चली, कई लड़ाई चली। इसमें पहला नंबर जो लड़ाई है, ध्यान दीजिए, पहली जो लड़ाई है वो लड़ाई का नाम हम लोग देखेंगे रामनगर का युद्ध, चिलियावाला बाग का युद्ध। और तब अंतिम में लड़ाई है गुजरात का लड़ाई 1849। और इसी लड़ाई में, गुजरात की लड़ाई में मेन निर्णय हो जाता है, सिख हार जाते हैं और 1849 में पूरे पंजाब का जो बेल्ट है वो अंग्रेज का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाता है लॉर्ड डलहौजी के समय। और लॉर्ड डलहौजी के समय पूरा अधीन हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अंतिम पंजाब का राजा कौन था? अंतिम पंजाब का राजा कौन था? तो आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अंतिम पंजाब का राजा कौन था? दिलीप सिंह। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब सुन लो डलहौजी कितना तेज था। डलहौजी देखा कि दिलीप सिंह छोटा लड़का है, अभी 11 वर्ष इसका उम्र हुआ है, जैसा चाहेंगे वैसा बनेगा। इसीलिए इसने क्या किया, दिलीप सिंह को कहा कि तुम्हें 5 लाख वार्षिक पेंशन देंगे, लेकिन तुम अभी छोटा हो, सारा तुम्हारे पढ़ाई का खर्च अंग्रेज उठाएगा। और इसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन भेज दिया। और लंदन में भी जान के महारानी विक्टोरिया से भेंट कराया, क्योंकि आपको याद है इसी दिलीप सिंह के पास कोहिनूर हीरा था। और वह कोहिनूर हीरा आपको याद है कि यही डलहौजी लेके विक्टोरिया को दिया था, जो बर्किंघम पैलेस में आज भी रखा हुआ। और महारानी विक्टोरिया जब जानी कि उतना बड़ा क्षेत्र, चूंकि पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर, इतना बड़ा बेल्ट का ये भी राजा था। विक्टोरिया जब दिलीप सिंह को देखी तो विक्टोरिया, चूंकि उधर लोग गोरे होते थे, तो महारानी विक्टोरिया इसको कही कि ये ब्लैक प्रिंस है, इसको भी प्रिंस से ही कही कि ये ब्लैक प्रिंस। तो दिलीप सिंह ब्लैक प्रिंस के नाम से फेमस हुआ। महारानी विक्टोरिया कहीं जाती तो दिलीप सिंह को भी कभी कभी साथ ले जाती। वहां बड़े शान शौकत में एकदम पूरे ब्रिटेन के महारानी वाला जो जिंदगी शान शौकत का था, उसको दिलीप सिंह ने बड़ा नजदीक से देखा। और धीरे धीरे इन्होंने भी ईसाई धर्म को अपना लिया। देखो जो सिखों के हेड है वो ईसाई धर्म अपना लिया। जो जिया सिखों की तरह और मरा ईसाई की तरह, वह राजा था दिलीप सिंह।
और दिलीप सिंह इंग्लैंड में ही भेज दिया गया। भारत आया भी तो माँ से भेंट भी हुआ, माँ याद भी जिंद कौर कहलाई करवाई कि बेटा तुम्हारा क्षेत्र छीना गया है, लेकिन दिलीप सिंह तब तक सब चीज अंदर से अंग्रेजियत से भर चुका था। और इसीलिए आज भी ये दिलीप सिंह का जो कब्र है, स्मारक है, वो लंदन में, और दिलीप सिंह की लंदन में ही मृत्यु हो गई। सिख साम्राज्य पूरा समाप्त हो गया, उधर के क्षेत्र में अंग्रेजों का अधिकार हो। अब हम लोग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह सुन लो। एक क्षेत्र और अभी बताएंगे, वह होगा अवध। और अवध क्षेत्र से आपको पूरी तैयारी हो जाएगी 1857 के विद्रोह का। तो अगले दिन पूरे अवध का क्षेत्र, और आपका टेस्ट हो जाएगा अब सिखों के क्षेत्र से, और ज्यादा नहीं 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। कल ही टेस्ट लगवा देते हैं, आपका टेलीग्राम पर तैयार रहना। कल टेस्ट भी हो जाएगा, क्लास भी हो जाएगा, तो हम लोग एक पूरा ये चीज क्लियर हो जाएगा।